हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएसआई और ऑप्शनल यूनिट 17 हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सिलेबस। यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस ही आप डाउनलोड करोगे और वहीं से आप देखोगे, कोई और वेबसाइट से मत करना क्योंकि गलत दिए होते हैं। फेडरलिज्म सबसे पहले तो आपको एज अ टॉपिक यहाँ पर आपको ये प्रिपेयर कर लेना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आप देखोगे, चेंजिंग नेचर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हम पढ़ेंगे। देन इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज एंड रीजनल एस्पिरेशंस, देन इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेबस को देख के ना ये नहीं समझ में आएगा कि इसमें से यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या चेंजिंग नेचर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है या क्या पढ़ना है, या कैसे हम टॉपिक्स बनाएंगे, कैसे अपने नोट्स बनाएं, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ये बेसिकली लेक्चर उनके लिए जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफर करने हैं। यहाँ पर ये पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं। इनफैक्ट 40 से पहले के ही हैं ये, रादर 40 to 45 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये। तो ये इसकी फ्री बुकलेट आपको सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर जाओगे आप तो वो अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि यूपीएससी क्या क्या पूछ रहा है। सिंस यूपीएससी अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर हमें फेडरलिज्म के पढ़ने हैं तो उसमें से यूपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे 2018 में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एंड नीट, इस पर क्वेश्चन पूछा था। 2010 में आर्टिकल 2 and 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन पूछा था। कॉन्स्टिट्यूशन एज पावर मैप, ये 2001 में क्वेश्चन पूछा था। अभी 2023 का बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन आया था, चेंजिंग नेचर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखो ये जो टॉपिक है ना, चेंजिंग नेचर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये ऑलमोस्ट हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाई दिया है, आ रहा है। और हर यूनिट अभी तक मैंने जितने भी यूनिट्स आपको दिखाई हैं, सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके बन रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से इसका इंपॉर्टेंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का समझ में आ जाता है, थोड़ा वेटेज समझ में आ जाता है, ये समझ में आता है कौन से टॉपिक से जैसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2023 में से क्वेश्चन आ रहा है कि डज द एक्चुअल वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कन्फर्म टू द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज इन इंडियन पॉलिटी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है 2020 में जो क्वेश्चन आया था। डज द फंक्शनिंग ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया टेंड यूनिटरी स्टेट इन प्रैक्टिस। अब आप ये क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा, काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस हैं कि क्या इंडियन फेडरलिज्म की जो वर्किंग है वो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज़ के साथ कंफर्म करती हैं। देन यहाँ पर भी यही है कि क्या जो फेडरलिज्म की फंक्शनिंग है वो यूनिटरी स्टेट इन प्रैक्टिस इससे टेंड करती है। तो वही सिमिलर लेवल पे क्वेश्चन पूछा। फिर एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म पे 2018 में क्वेश्चन आया था। 2017 में अगेन कोऑपरेटिव फेडरेशन टू कॉम्पिटिटिव फेडरेशन पर क्वेश्चन आया था। 2015 में फिर दोबारा से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आया था। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे दोबारा से आपका 2013 में क्वेश्चन आया था ग्रानविल ऑस्टिन का। देन 2006 में भी क्वेश्चन आया था कोलिशन पॉलिटिक्स के ऊपर। देन 2000 में क्वेश्चन आया था शेयर्ड रूल सेल्फ रूल के ऊपर, पावर शेयरिंग के ऊपर आया था बेसिकली। 1998 में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, 96 में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, 94 में कोऑपरेटिव ट्रेंड्स। तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो आप जहाँ से भी, अगर आप कहीं और से भी प्रिपेयर कर रहे हो ना अपने PSIR, तो वहाँ पर आप ये ज़रूर चेक करो कि क्या आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपके नोट्स में सॉल्व हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो टीचर से क्वेश्चन करो कि क्यों सॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे हैं, तो आपकी फैकल्टी ने क्यों नहीं कराए हुए। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन करना चाहिए। अदरवाइज ऐसे नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ऐसे नोट्स को तो फाड़ के आपको फेंक देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका वो जो आपकी डिमांड है, बेसिकली जो यूपीएससी की डिमांड है, इन दी एंड हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें कोई PhD नहीं करनी है किसी सब्जेक्ट में। तो हमें चाहिए कि हमारे आंसर्स लगें, क्योंकि इन दी एंड तो एग्ज़ाम में हमें आंसर्स लिख के आने हैं, और वही नहीं आ रहे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, है ना। यहाँ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े से देख जाओगे। जैसे 2021 में इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज रीजनल एस्पिरेशंस के ऊपर क्वेश्चन आया था, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स के ऊपर 2021 का क्वेश्चन था। ऐसे इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स है, जैसे इसमें 2022 में क्वेश्चन आया था, इंटर स्टेट काउंसिल के ऊपर कॉम्पोजिशन फंक्शंस बताने थे और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में कितना सक्सेसफुल रहा है। फिर 2020 में इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स का सेटल होने का ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2012 में भी क्वेश्चन पूछा था कैसे रिजॉल्व हो रहे हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स वगैरह, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। 2010 में भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स पर क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही मतलब आप क्वेश्चन देखोगे ये सारे हो रहे हैं कवर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, हमें ये तो समझ में आ गया कि क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं और हमें कौन कौन से क्वेश्चंस को कवर करके जाना है और प्रिपेयर करके जाना है। बट इसमें हम एक थीम क्या फॉलो करेंगे, या फिर और कौन से सब टॉपिक्स हैं जिसमें से यूपीएससी पूछ सकता है।
ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस सिलेबस का क्या क्या पार्ट होगा। फेडरलिज्म लिखा है तो फेडरलिज्म के अंडर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अंदर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं, बट और क्या टॉपिक्स हमें इसमें प्रिपेयर करके जाने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना के दिया है। कैसे बनाना है ये स्ट्रक्चर, अगर आप खुद भी बनाना चाहो तो ये बुक्स हैं, वो बुक्स को रेफ़र करके आप वो प्रॉपर स्ट्रक्चर अपना प्रिपेयर कर सकते हो कि इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एम बर्गिस की किताब है, 2006 की उनका वर्क है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस। देन 2008 का वर्क है उनका कंपेयरिंग फेडरल सिस्टम्स। और अगर आप सिनॉप्सिस आईएएस ज्वाइन करना चाहते हो तो हम लोग वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज हम लोग बेसिकली जितने भी 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कवर करवाते हैं, एंड उसके साथ साथ ये बुक्स रेफ़र करके ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपको बताया है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रक्चर, अदरवाइज़ अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये स्ट्रक्चर है जिसमें आप इस स्ट्रक्चर पर ही स्टिक कर सकते हो एब्सोल्युटली। इसके बाहर जाने की कोई नीड नहीं है, बेकार के और इधर उधर के नोट्स भी रेफ़र करने की नीड नहीं है। ये स्ट्रक्चर को आप पकड़ लो, इसको फॉलो करो, एंड बुक्स मैंने आपको बताई दी हैं, वहाँ से आप कंटेंट लेकर के अपना पूरा नोट्स खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। बट ये टाइम टेकिंग टास्क होता है, तो अगर आपके पास एटलीस्ट, अगर मान लो आप 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए आपको यही करना चाहिए, आप खुद से अपने नोट्स बनाओ, ये स्ट्रक्चर फॉलो कर लो और नोट्स बना लो। ठीक है, बट अगर आप 2024 या 25 का एग्ज़ाम दे रहे हो तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगी खुद से नोट्स बनाने का, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। उसमें आपको क्या करना है, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के ना सारे प्रैक्टिस कर जाने हैं, ये नोट्स उठा के आपको पढ़ जाने हैं, प्रैक्टिस कर जाने हैं बार बार। ठीक है, और अगर आपको लगता है आपने दूसरी कोचिंग कहीं ज्वाइन कर ली है और आप यहाँ पर दोबारा से ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जो भी आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है वहाँ पर आप नोट्स लो, नोट्स में आप देखो कि कहाँ कौन सा टॉपिक चल रहा है। फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वाले टॉपिक में जो आपके क्वेश्चंस हैं, मान लो आर्टिकल 2 और 3 वाला, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन है, या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पावर मैप वाला क्वेश्चन है, ये कवर नहीं हो रहा, या फिर जीएसटी नीट वाला क्वेश्चन कवर नहीं हो रहा, तो यही टॉपिक आप उठाओ और इस टॉपिक के अंडर ये सारे क्वेश्चंस वहीं पर ही साथ में ही एरो डालो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आगे ऐसे एरो डाल के यहाँ पर आप लिख जाओ आर्टिकल 2 और 3 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर, ये लिख के प्रिपेयर कर जाओ। ठीक है, तो ऐसे इससे क्या होगा ना बेसिकली कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ प्रिपेयर होते रहेंगे। क्योंकि जैसे लोग जनरली शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स पढ़ते हैं तो वो नोट्स ना अच्छे हैं बट बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, उसमें से आंसर्स नहीं सॉल्व हो रहे हैं, वो दिक्कत आती है। क्योंकि मैंने भी वही, जब मैं तैयारी करती थी तो मैंने भी वही किया था, वही नोट्स फॉलो किए थे, बट उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं था। फिर मैंने उसको डिस्कार्ड करके और खुद के नोट्स बनाए थे, क्योंकि मेरा सिंपल रीज़न था, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं लग रहे थे उसमें, क्योंकि मैं एग्जैक्टली वही देख रही थी कि यूपीएससी क्या पूछता है, सबसे पहले तो वही देखता है ना बंदा। तो अगर यूपीएससी के क्वेश्चंस जो भी पूछे जा रहे हैं वो मेरे नोट्स में थे ही नहीं, तो फिर वो नोट्स मेरी डिमांड को केटर नहीं कर रहे थे, क्योंकि यूपीएससी पूछ तो वही रहा है ना, और वही नोट्स में नहीं है टॉपिक, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इन दी एंड तो मेरे को। और अगर आप टॉपिक मेंशन भी कर रहे हो, आपने सिर्फ हेडिंग लिख के मेंशन कर दिया है, या 2 पॉइंट लिख के आपने रैंडमली मेंशन कर दिया है, या फिर आप डिक्टेट करा के मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं चाहिए थी। तो बेसिकली आपको चाहिए क्या कि 250-300 शब्द का आप एटलीस्ट एक आंसर आप मुझे बना के लिख के दो, ताकि प्रिपेयर करके जाएं। ऑलरेडी टाइम बहुत कम होता है, तो उसमें अगर आप स्टूडेंट को बोलोगे ये खुद से पढ़ना, ये खुद से प्रिपेयर करना, ये खुद से नोट्स बना लेना, तो उसमें फिर मैं खुद से ही कर लेती हूँ ना, फिर आपकी ज़रूरत ही क्या है, वो वाली चीज़ आ जाती है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है, मैं अगर आप मेंस दे रहे हो तो उसमें आपके पास, आपको एग्ज़ाम टाइम में पूरा क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ता है, आप माइंड में ही उसको पूरा पढ़ते हो, पहले उसको फ्रेम करते हो, फिर आप उसको लिखते हो, तो उसमें इतना, अगर आप एक एक क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम देने लगोगे, पूरा सोचने लगोगे, तो आपके पास टाइम नहीं बचता। इससे बढ़िया यही है कि मैं 40 साल के क्वेश्चन पहले से ही करके जाऊँ, क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट भी होते हैं, मुझे पता भी है यही चीज़ है ना, तो वो क्वेश्चन के ही आंसर्स मैं फटाफट से प्रिपेयर करके जाती हूँ। टेस्ट सीरीज़ में भी मैंने वही लगाया, और आप एग्ज़ाम में वो लिखाते हो। तो सिंपल आपको वो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, रादर देन कि आप रैंडमली टेस्ट सीरीज़ लगाते रहो ऐसे लोगों की, जो कि टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले भी वही हैं, चेक करने वाले भी वही हैं। उससे बढ़िया है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस को आप टेस्ट की तरह लो और सॉल्व करो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हमें क्या फॉलो करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, पहले तो फेडरलिज्म का आप इंट्रोडक्शन, उसका बैकग्राउंड वगैरह ये सारा आप मेंशन कर देना, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन इसका दोगे कि होता क्या है, डेफिनेशन वगैरह।
फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे जाओगे, आप इसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं फेडरलिज्म के, कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, सबसे पहले आप वो मेंशन कर दोगे। लेजिस्लेटिव पावर्स होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, फिर फिनेंशियल रिलेशंस में टैक्सेस, रेवेन्यू शेयरिंग, ग्रांट्स एंड एड, फिर जुडिशरी का क्या रोल है फेडरलिज्म में वो मेंशन करोगे। फिर आर्टिकल 2 और 3 का फेडरलिज्म के साथ क्या कंपैटिबिलिटी है, उसमें आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कवर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का क्या सिग्निफिकेंस है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। कॉन्स्टिट्यूशन एज पावर मैप वाला क्वेश्चन यहाँ पर कवर होगा। चैलेंजेस, डिबेट्स आप मेंशन करोगे, जिसमें आप ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जीएसटी एंड नीट वाला, ये आप टैकल कर लोगे, क्योंकि ये वही चैलेंज वाला आता है कि ये इंडियन फेडरलिज्म के लिए एक चैलेंज पोज करता है जीएसटी और नीट का इम्प्लीमेंटेशन। आफ्टर दैट उसको थोड़ा सा आप कंपैरेटिव एनालिसिस में जाओगे, जिसमें आप बाकी कंट्रीज़ के साथ हमारी कंट्री का जो फेडरलिज्म सिस्टम है उसको आप थोड़ा सा कंपेयर करके बात करोगे। वही क्योंकि डिफरेंस क्रिएट कर देता है GS2 में और PSIR में बेसिकली। तो ऑप्शनल और GS2 में कुछ तो डिफरेंस होगा ना, क्या आप पढ़ते हो तो क्या डिफरेंस आप क्रिएट करते हो। तो यहाँ से क्या है कि आप थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में चले जाओगे ना, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चले जाओगे, तो ऑटोमेटिक एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये आपको मान के चलना है, ये टीचर्स बताते नहीं हैं ज़्यादातर, पर आपको ये करके रखना है कि आप बेसिकली जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको आप हल्का सा पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव से ही लो उसको, उसमें और GS2 की जब आप प्रिपेयर करते हो उसमें और दोनों नोट्स में भी थोड़ा सा अंतर आएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने GS2 में पढ़ लिया टॉपिक्स डेफिनेटली सेम है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाएगा। GS2 अगर आप पढ़ गए हो तो उसमें आपका IR वाला सेक्शन कवर हो जाता है, पॉलिटी वाला सेक्शन कवर हो जाता है, सिर्फ आपका वेस्टर्न थिंकर्स वाला ही तो रह जाएगा, वो जो पहला वाला जो सेक्शन है वही वाला तो रह जाएगा ना, उसमें थ्योरीज और ये वाला और एक आपका कंपैरेटिव वाला रह जाएगा। तो उसमें उसके लिए सिर्फ उतना ही तो प्रिपेयर करना है, बाकी सारा तो हो ही जाएगा, बट उसमें आप थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव और ऐड कर दो, कंपैरेटिव एनालिसिस, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस या कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स, केस स्टडीज थोड़ी सी और ऐड कर दो, आपका पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव बन जाता है। ठीक है, वो चीज़ आपको GS2 मेंस में करने की नीड नहीं है, PSIR में करने की नीड है। मेंस में आप एग्जाम्पल डेफिनेटली ऐड कर सकते हो, बट ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस है ये आप ऑप्शनल में रखो, देन आप इसको कंक्लूड करो। ठीक है, फिर आपका आता है चेंजिंग नेचर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो ये आपको बात करनी है कि अगर आप चेंजिंग नेचर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात कर रहे हो ना, तो आप एज अ होल एक टॉपिक नहीं कंसिडर करोगे, आप इसको फेडरलिज्म के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो कि फेडरलिज्म के कंटेक्स्ट में सेंटर स्टेट रिलेशंस का चेंजिंग नेचर क्या है, वो बेसिकली टॉपिक है। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन दोगे, अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक बताओगे, नेहरूवियन एरा में क्या था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में आप मेंशन करोगे। देन यहाँ पर कोलिशन पॉलिटिक्स, फेडरलिज्म इन इंडिया कैसा चलता है, यहाँ पर 2006 का क्वेश्चन यहाँ से टैकल हो जाएगा। फिर डिसेंट्रलाइजेशन में एक शिफ्ट देखा गया था, जिसमें एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक एरा आया था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई थी, फिजिल फेडरलिज्म आया था, ये यहाँ से हम टैकल करेंगे। फिर उसके बाद आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें हम इंडिया में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। 2015 का क्वेश्चन, 1996 का क्वेश्चन, 94 का क्वेश्चन, ये सारे यहाँ से आपके टैकल हो जाएंगे। देन इंडियन फेडरलिज्म की यूनिकनेस क्या है उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर आपका टैकल हो जाएगा। ग्रानवेल ऑस्टिन का क्वेश्चन था, 2013 का क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पर है शेयर्ड रूल का क्वेश्चन आया था, फेडरल पावर शेयरिंग का 2000 में ये क्वेश्चन पूछा था कि शेयर्ड रूल जो है वो सेल्फ रूल के जितना ही इम्पॉर्टेंट है इन एक्सप्लेनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फेडरल पावर शेयरिंग। फिर चैलेंजेस आते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के इंडिया में, प्रॉब्लम्स, प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। 1998 का क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस आप यहाँ पर मेंशन करोगे, फंक्शनिंग क्या है फेडरलिज्म की इंडिया में, यहाँ से आपका ये टैकल हो जाएगा। 2020 का क्वेश्चन एंड देन 2023 का भी अभी जो रिसेंट क्वेश्चन आया था। फिर सेंटर स्टेट काउंसिल्स के बारे में हम बात करेंगे। आफ्टर दैट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में हम बात करेंगे, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया था। 2017 का क्वेश्चन था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कॉम्पिटिटिव फेडरेशन में कैसे चेंज हो रहा है। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, उसके बाद कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म फेडरेशन में हम आ गए हैं। तो वो जो एवोल्यूशन हुआ, ये जो चेंज आया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर स्टेट्स कैसे डेवलपमेंट के लिए कम्पीट कर रही है, इंसेंटिव स्कीम्स क्या हैं स्टेट्स के लिए। फिर एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म इन इंडिया पर क्वेश्चन पूछा गया था, वो यहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा, ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। देन रीसेंट ट्रेंड्स, चैलेंजेस क्या चल रहे हैं कि जैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में
अभी सेंटर और स्टेट्स के बीच में क्या टेंशन्स हैं, देन बैलेंस करने की हमें नीड है सेंटर स्टेट रिलेशंस को, एंड ऑल इन ऑल आप इसको कंक्लूड करोगे. फिर इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज एंड रीजनल एस्पिरेशंस के पॉइंट पर हम आएंगे, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज बताओगे, मीनिंग सिग्निफिकेंस क्या है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एवोल्यूशन क्या है, फैक्टर्स कौन से हैं जो कि इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज ड्राइव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सेंटर गवर्नमेंट्स रोल क्या है, एग्जांपल्स क्या है, ये सारे आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे. आफ्टर दैट रीजनल एस्पिरेशंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मीनिंग बताएंगे, सिग्निफिकेंस बताएंगे, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एवोल्यूशन बताएंगे, फीचर्स क्या है सरकारिया कमीशन रिपोर्ट के, वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे. 2000 का एक क्वेश्चन आया था. फैक्टर्स कौन से हैं जो रीजनल एस्पिरेशंस ड्राइव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड स्टेट ऑटोनॉमी क्या है, जिसमें डिमांड्स फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया पर क्वेश्चन पूछा गया था, वो यहाँ से आपका टैकल हो जाएगा. 2021 का क्वेश्चन है. देन 2012 में भी इसी सेम टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जो डायरेक्ट क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स पर क्वेश्चन पूछा गया था ना, 2021 का ही क्वेश्चन है. तो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स पर यहाँ पर पूछा गया था. 2012 में भी क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स की ऑब्वियसली बात है, जब क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो आएगा यहाँ से. फिर फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स इन इंडिया पर 93 में भी क्वेश्चन आया था, वो यहाँ से टैकल हो जाएगा. फिर एग्जांपल्स बताएंगे हम रीजनल एस्पिरेशंस इन इंडिया के स्टेटहुड का डिमांड है, कल्चरल आइडेंटिटी का प्रिजर्वेशन, स्टेट ऑटोनॉमी मूवमेंट्स हो गई. तो यहाँ पर आप अलग अलग स्टेट्स के तौर पे इसके कुछ एग्जांपल्स केस स्टडीज़ के तौर पे आप इसको डील करोगे. आफ्टर दैट आप चैलेंजेस और बैलेंसिंग एक्ट बताओगे, जिसमें आप अलग अलग टाइप के चैलेंजेस बताओगे, क्या टेंशन्स रहती हैं इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज और रीजनल एस्पिरेशंस में, कैसे हम बैलेंस बना सकते हैं फेडरल सिस्टम में, पॉलिटिकल पार्टीज लीडरशिप का क्या रोल है, यूनिटी कैसे इंश्योर कर सकते हैं, डाइवर्सिटी एंड हारमोनियस को एग्जिस्टेंस कैसे कर सकते हैं, ऑल इन ऑल आप इसको कंक्लूड कर दोगे. तो ये आपका पूरा टॉपिक बनेगा. ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स पे. बस अब तो ज़्यादा नहीं रह गया, बस ये वाला आपका लास्ट टॉपिक रहेगा. इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स में आप वाटर डिस्प्यूट के ऊपर क्वेश्चन आया था, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे. ठीक है, इंटरस्टेट डिस्प्यूट के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह दे के कि क्या होते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर ये वाटर डिस्प्यूट्स मेंशन करोगे, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स के फेडरल सिस्टम में, टाइप्स कौन कौन से टाइप के इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे बाउंड्री डिस्प्यूट्स है, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स हो गया, रिसोर्स एलोकेशन डिस्प्यूट्स हो गए. फिर रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स क्या है इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स के, कैसे डिसॉल्व हो सकते हैं. यहाँ इसमें से 2020 में क्वेश्चन आया था, 2012 में भी क्वेश्चन आया था, तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से डील हो जाएंगे, टैकल हो जाएंगे. ठीक है, फिर नेगोशिएशन मीडिएशन के लिए क्या करते हैं, इंटरवेंशन कैसे करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जुडिशरी का क्या रोल है, कैसे रिजॉल्व करती है, ये सब चीज़ें आप मेंशन करोगे. आफ्टर दैट इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशंस क्या है इंटरस्टेट डिस्प्यूट के, कॉम्पोजिशन फंक्शंस क्या है इंटरस्टेट काउंसिल के. इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन करोगे, डिटेल में आप थोड़ा इसके बारे में लिखोगे. 2022 का जो क्वेश्चन आया था वो यहाँ से आपका टैकल हो जाएगा. इंटरस्टेट काउंसिल बताओ सबसे पहले तो होती क्या है, डेफिनेशन क्या होती है उसकी, कॉम्पोजिशन क्या है, फंक्शंस क्या है, और अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कितनी सक्सेसफुल है. आप इसको थोड़ा सा चैलेंजेस यहाँ पर मेंशन करोगे, एग्जांपल्स मेंशन करोगे, एंड ऑल एंड ऑल इसको कंक्लूड कर दोगे आप. ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंक्लूड हो जाएगा पूरा. बुक्स मैंने आपको यहाँ पर रेफ़र कर ही दी हैं कि कौन सी आप बुक्स यहाँ के लिए रेफ़र कर सकते हो. तो यहाँ ये क्या होता है ना कि आपको हर एक टॉपिक को अलग तरीके से डील करना होता है, इसीलिए यूनिट वाइज मैंने आपको अलग अलग बुक्स बताई हैं, क्योंकि सारी यूनिट्स के लिए एक ही किताब काफ़ी नहीं होती है, और वो अच्छा भी नहीं है कि आप एक ही बुक रेफ़र कर रहे हो. आपका मटेरियल थोड़ा डाइवर्स होना चाहिए. आप ऑप्शनल के लिए, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छा प्रिपेयर करके जाओ, अच्छे से अपनी तैयारी करके जाओ. तो थोड़ा सा आपको ब्राउनी पॉइंट्स भी लेने पड़ेंगे, मुझे बाकी सब भी वही पढ़ रहे हैं घिसी-पिटी किताब, तो वो थोड़ा सा आप अपने बुक्स का लेवल भी और अपने नोट्स का लेवल भी थोड़ा सा एलिवेट करके चलो, क्योंकि एग्जामिनर भी बोर हो गए हैं एंड्रयू हेवर्ड, ओपी गॉबा से. ठीक है, हालांकि आप वो रेफ़र करोगे डेफिनेटली, ओपी गॉबा, एंड्रयू हेवर्ड बहुत अच्छी किताब है, पर हर एक टॉपिक के लिए तो नहीं चल पाएंगी ना. अभी ये वाले टॉपिक के लिए तो नहीं चल पाएंगी. तो ऐसे ही आपके कुछ जैसे पेपर 1 सेक्शन बी है, वो पूरा ऐसा टॉपिक जाता है तो पूरा पॉलिटी है, और फिर उसके अंदर करंट अफेयर्स भी ऐड होते हैं, और उसमें पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव भी ऐड हो जाता है. तो वो सारा मिला के पूरा थ्योरी पार्ट में अगर आप जाते हो तो उसके लिए आपको बुक्स थोड़ी सी अलग करने की नीड पड़ती है. तो वो बुक्स मैंने आपको साथ ही साथ यूनिट वाइज रेफ़र की हैं, और अभी तक आपने 2023 के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं, हर यूनिट में से क्वेश्चंस आए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टैकल हो रहे हैं. कुछ भी ऐसा नहीं है जो एब्सोल्युटली न्यू पूछ लिया यूपीएससी ने, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. तो वो अगर हम कवर करके नहीं जा रहे तो फिर हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या कवर कर रहे हैं, फिर तो हम बहुत ही खतरे में हैं एक तरीके से. ठीक है, तो वो आप अपने नोट्स में ज़रूर चेक करो, बार बार चेक करो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चनिंग करो लोगों से,
एग्जैक्टली जो लोग दे रहे हैं ना उसको ले नहीं लेना होता, उसको आपको खुद से एनालाइज करना होता है। और कोई अगर क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली पूछ ही सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।